नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 4। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर से संबंधित 5 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा और सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न जानकारी के बारे में भी हमने वीडियो नंबर 1 में देखा, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एक एक करके सॉफ्टवेयर के प्रकार का वीडियो लेके आए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर से संबंधित आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक करेंगे मेमोरी। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण और टॉपिक है सॉफ्टवेयर से संबंधित, उसको हम करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए जो वीडियो डलने वाली है वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। देखिए, सॉफ्टवेयर के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे पहले मैंने आपको सॉफ्टवेयर के 5 वीडियो दे चुका है। उसमें सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी के बारे में बताया था। तो ये हमारा 5वां वीडियो है, 6वां वीडियो है, जो सॉफ्टवेयर का प्रकार का 5वां है। लेकिन सॉफ्टवेयर संबंधित टोटल 6 वीडियो हो जाएगा इस वीडियो को करके, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर पैकेज। सबसे पहले क्या देखेंगे? सॉफ्टवेयर का पैकेज। दूसरा हम देखेंगे रिटेल सॉफ्टवेयर, रिटेल सॉफ्टवेयर। तीसरा देखेंगे OEM सॉफ्टवेयर। चौथा देखेंगे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पांचवा देखेंगे हम लोग शेयरवेयर, ठीक है। शेयरवेयर क्या होता है, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फ्रीवेयर। उसके जस्ट बाद देखेंगे डेमो सॉफ्टवेयर, देन ग्रुपवेयर, फिर उसके बाद देखेंगे फर्मवेयर, और 10वां नंबर हमारा रहेगा टेस्टिंग व डिबलिंग, ठीक है। तो ये तो हम 10 देखेंगे ही, इसके साथ साथ हम और 10 और देखेंगे। वो 10 और क्या रहेगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11वां नंबर हम देखेंगे सिंटैक्स की गलती। उसके बाद 12वां नंबर देखेंगे लॉजिक की गलती। फिर देखेंगे 13 नंबर में कर्नेल। 14 नंबर में देखेंगे बायोस। 15 नंबर में देखेंगे पोस्ट। उसके बाद 16वां नंबर रहेगा हमारा बूटिंग। 17वां रहेगा कोल्ड बूट। 18 रहेगा वार्म बूट, और 19 नंबर रहेगा हमारा डिवाइस ड्राइवर, और 20वां नंबर रहेगा यूज़र इंटरफेस। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 4 कर चुके हैं। ये हमारा क्या है, कंप्लीटेड है, ठीक है। इससे पहले हमने ये किया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम अब सबसे पहला जो टॉपिक था उस पर चलते। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेज। तो सॉफ्टवेयर पैकेज में चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयर का समूह, जिसे उपभोक्ता को एक साथ प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। पैकेज से आप जैसे कि समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ जैसे हमको देता है ना, कि पैकेज मतलब जैसे हम कोई भी आपके जैसे दोस्त हैं तो बोलते हैं ना कि जॉब लग गया तो उसको इतने लाख का पैकेज है, इतने लाख का पैकेज। दैट मीन्स, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे हम ये समझते हैं कि उसको साल भर में, मतलब 12 महीने में टोटल इतना लाख रुपया उसका पैकेज है। पैकेज मतलब पूरा कंबाइन टोटल उसको एक साल में कितना मिल रहा है ना। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का पैकेज, तो सॉफ्टवेयर का पैकेज मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, तो उससे संबंधित जितने भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड, वो पूरा एक साथ कंबाइन मिलेगा, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर पैकेज। तो एक बार इसको हम देख लेते अच्छे से। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयर का समूह, जिसे उपभोक्ता को एक साथ प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, जब परचेस करेंगे या हमको जो देगा तो वो क्या करेगा, पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ देगा। सॉफ्टवेयर पैकेजेस सॉफ्टवेयर स्वीट्स कहलाता है। और जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होता है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मिला के उसका एक पैकेज बनता है, ठीक है। तो उसी को क्या कह जाते हैं, सॉफ्टवेयर स्वीट्स। तो एग्जाम में आया भी है इससे पहले, सॉफ्टवेयर स्वीट्स किसे कहते हैं, तो क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर का पैकेजेस होता है उसे ही क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर स्वीट्स कहते हैं। याद रखिएगा, हम सॉफ्टवेयर पैकेज के PC सॉफ्टवेयर का अलग से या अलग उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको। हम सॉफ्टवेयर
पैकेज के पीसी सॉफ्टवेयर का अलग से या अलग अकेले उपयोग नहीं कर सकते। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कार्यालय के प्रयोग के लिए बनाया गया है। सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम जैसे एमएस वर्ड की बात करते हैं, एमएस ऑफिस की बात करते हैं। जब हम एमएस ऑफिस कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या कहीं से हम इंस्टॉल करते हैं तो हमको एमएस ऑफिस साथ साथ क्या देगा, वर्ड देगा, है ना, एमएस वर्ड देगा, एमएस पावर पॉइंट देगा, एमएस एक्सेल देगा, पब्लिशर देगा, मतलब विभिन्न प्रकार के उसमें और सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो ये एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस में इतने सारी चीज़ और हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका पैकेज हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज है कई लोकप्रिय एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रमुख विशेषता को एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम में समाहित कर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने इससे पहले वीडियो में देखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रमुख विशेषता को एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या करेंगे, समाहित करेंगे, ठीक है, या समाहित कर उसका उपयोग करेंगे। तो इसे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या होगा, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके बहुत सारे प्रोग्राम को एक एप्लीकेशन में क्या करेंगे, हम संयोजित करेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आई थिंक आपको सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, फिर हम आपके जो भी डाउट हो इसको क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिटेल सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे देखो दूसरा नंबर हमारा क्या है, रिटेल सॉफ्टवेयर, है ना। तो रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होगा, देखिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। रिटेल, रिटेल जैसे आप सुने भी हो, रिटेलर, है ना, रिटेलर मतलब जो बेचने वाला है, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपयोग होता है, ठीक है, बेचने के लिए उपयोग किया जाता है तथा जिसे उचित मूल्य चुकाकर प्रयोग के में लाया जा सकता है, रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम क्या करेंगे, खरीदेंगे, किससे, जो सॉफ्टवेयर बेचने वाला है उससे, तब उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, रिटेल सॉफ्टवेयर कहेंगे। मतलब कोई दाम चुकाकर हम उस सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे। रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ यूज़र मैनुअल तथा प्रयोग के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर तो खरीद लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको और क्या क्या मिलेगा कि उसको कैसे चलाना है, उसका जो मैनुअल होता है ना, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, ये सब चीज़ सॉफ्टवेयर के साथ हमको दिए गए हैं। इसे ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है। रिटेल सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर, या काउंटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो रिटेल सॉफ्टवेयर को ही क्या कहते हैं, काउंटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली आदि रिटेल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। हम मार्केट से खरीदते भी हैं किसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को, टैली को, ठीक है, या ऑनलाइन परचेस करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम उसको खरीद रहे हैं, ठीक है, चाहे ऑनलाइन ले या डायरेक्ट हम किसी शॉप से ले, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टैली, और बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है OME सॉफ्टवेयर। OME सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर, ठीक है। OEM, O दैट मीन्स ओरिजिनल, ठीक है। O दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ओरिजिनल, E से हो जाएगा इक्विपमेंट, और M से क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर। तो अब यहाँ पे इसको मैं पहले समझा देता हूँ। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल है, ठीक है, जो एक्चुअल में जो है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, बताइए, इक्विपमेंट मतलब क्या होगा, कोई सामग्री को इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब क्या हो जाएगा, बनाना, ठीक है। तो ओरिजिनल कोई सामान को बनाने या बनाने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर OEM सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर से पहले से ही स्टोर किया हुआ हो सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसमें पहले से स्टोर करके कई कंपनी दे देती है, कई कंपनी नहीं देती है, ठीक है। तो OEM क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर OEM सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर में पहले से ही स्टोर हो सकता है, यह जरूरी नहीं है होगा, हो सकता है बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो रही OEM।
आगे बढ़ते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर हमारा क्या है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होगा, देखिए ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन मतलब पब्लिक के लिए, ठीक है, पब्लिक के लिए बनाया गया हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या है, मुफ्त में पब्लिक को मिल सके, ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में किसको मिले, बोलिए किसको मिले, पब्लिक को मिले, उसे क्या कहेंगे, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इन्हें शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को ही क्या कहा जाता है, शेयरवेयर और फ्रीवेयर, शेयरवेयर या फिर क्या कहेंगे, फ्रीवेयर, याद रखिएगा। इन्हें इंटरनेट से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है। अब जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, किससे, इंटरनेट की सहायता से। जैसे मोबाइल में भी हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम उसको खरीदते हैं क्या, नहीं, उसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। फेसबुक, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का अधिकार हर किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होता, ठीक है। जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है उसका अधिकार सभी के पास नहीं होता। उपयोगकर्ता इसके लिए सोर्स का कोड तथा उसके प्रयोग में बदलाव भी कर सकता है, ठीक है। तो जो उपयोग करता है वो क्या करेगा, उसमें पहले सोर्स कोड और जो प्रयोग में बदलाव होगा उसको भी क्या कर सकता है, जो यूज़ करने वाला व्यक्ति है वो कर सकता है, किसमें, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर समझ आया, इसको क्या कहते हैं, और शेयरवेयर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, फ्रीवेयर भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहेंगे शेयरवेयर और फ्रीवेयर, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा शेयरवेयर, तो भाई पहले जान लेते हैं कि शेयरवेयर होता क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयरवेयर, शेयरवेयर दैट मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब शेयरवेयर में हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर हमारे पास जो रहेगा उसको हम कोई भी बिना फीस दिए उसको किसी निश्चित समय के लिए, ठीक है, मतलब वो हमेशा हमको लॉन्ग टाइम तक फ्री मिलेगा ऐसा नहीं है, वो कुछ समय के लिए हमको क्या लगेगा, चला लो पहले, तुम सीख जाओ, अच्छा लगे तब खरीदना, तो वो क्या है, शेयरवेयर है, ठीक है, शेयरवेयर कहलाता है। शेयरवेयर इंटरनेट पर भी मुफ्त उपलब्ध है। शेयरवेयर क्या है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ट्रायल सुधार अवधि के समाप्ति होने के बाद इसका प्रयोग जारी रखने के लिए निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब ट्रायल पीरियड जब खत्म हो जाएगा तब हमको क्या करेंगे, उसको हम और कंटिन्यू आगे करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको फीस पे करना पड़ेगा, तब हमको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा। स्टार्टिंग में क्या करते हैं कंपनीज, लोग सीखे उस बारे में, लोग उस बारे में जाने, ऐसा करके क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में ट्रायल पीरियड में दे देते हैं, 2 दिन की फ्री है, 4 दिन फ्री है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम फिर से सीख जाएंगे, अब उस सॉफ्टवेयर को फिर से हम क्या करेंगे, यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, तब हमको सॉफ्टवेयर मिलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रीवेयर, ठीक है, हमने उसमें फ्रीवेयर की भी बात किया। फ्रीवेयर मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कोई फीस नहीं देगा लेकिन उसको यूज में लाया जा सकता है, नाम से ही समझ आ रहा है, फ्रीवेयर, ठीक है। फ्रीवेयर इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, ठीक है, मुफ्त में उपलब्ध है। फ्रीवेयर जो है वो क्या है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होता है, परंतु फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर पूरा संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है। तो जो, ठीक है, इंटरनेट में उपलब्ध है, हम चाहो तो उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा अधिकार किसके पास रहता है, जो उसके निर्माता कंपनी है उसके पास उसका पूरा अधिकार रहता है कि उसमें कोई चेंजेस या कोई अपडेशन वो कर सके। उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता, ठीक है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, जो उपयोग करता है उसे चेंज करने का, है ना, सोर्स कोड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, और ना ही क्या कर सकता है, जो उपयोग करता है वो बेच सकता है। बेचेगा तो सिर्फ कौन बेचेगा, जो कंपनी से है वही बेचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेमो सॉफ्टवेयर। डेमो मतलब क्या होगा, डेमो आप समझते हो, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। डेमो दैट मीन्स
किसी सॉफ्टवेयर के निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी ईरर करने के पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए तथा इन पर उपलब्ध कराया जाता है। कहाँ पे? इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। इसे डेमो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद उस सॉफ्टवेयर का उपयोग जारी रखने के लिए सॉफ्टवेयर को संपूर्ण संस्करण कंपनी का निर्धारण शुल्क लॉगिन संभावना चुकाकर प्राप्त करना होता है। जैसे इससे पहले हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे इससे पहले? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर में भी क्या होता है? हमको फीस पे करना रहता है। हमको क्या करना रहता है? फीस पे करना रहता है, तभी हमको क्या मिलेगा? उसका आगे यूज़ करने मिलेगा, नहीं तो 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बंद होएगा। ठीक इसी प्रकार से डेमो सॉफ्टवेयर है। डेमो मतलब हम क्या करेंगे, जैसे आप कहीं पे जाते हैं या कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो कुछ दिन का डेमो क्लास लगता है। डेमो क्लास मतलब में उसमें क्या होता है कि आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज्वाइन करिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है। तो डेमो सॉफ्टवेयर भी वैसी है। किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी ईरर करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में क्या करेगा? बेचेगा, मुफ्त में देगा वो। उसके बाद क्या करेगा? जिसे मतलब फ्री में दे रहे हैं इसलिए डेमो सॉफ्टवेयर हो गया। एक निश्चित अवधि के बाद, अब उसके बाद शुरू में तो क्या किया उन्होंने? बांट दिया। जैसे जियो कंपनी, जब जियो कंपनी स्टार्टिंग में आई हुई थी क्या किए? फ्री में सिम बांटे। फ्री में क्या किए? सिम बांटे। उस सिम तो बांटे ही फ्री में, साथ साथ उन्होंने और क्या किया कि जो 6 महीने का या साल भर का जो रिचार्ज था वो फ्री में कर दिया, है ना। लेकिन अब क्या होता है, अब आप जियो सिम चलाते हो या बहुत सारे सिम है, कोई भी सिम चलाते हो, तो अब क्या होता है, अब उसके लिए हमको कंटिन्यू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं? उसको पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि भाई हमको उसकी चीज़ की ज़रूरत है, हमको उस चीज़ की लत लग चुकी है ना, इसलिए हम पे करते हैं, नहीं तो हम पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो डेमो सॉफ्टवेयर है वो भी क्या होगा? सेम वैसे ही निश्चित अवधि के बाद उसको सॉफ्टवेयर का उपयोग जारी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सॉफ्टवेयर को पूर्ण संस्करण कंपनी को मूल्य जो लॉगिन संभावना है वो क्या करेगा? चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो रही डेमो सॉफ्टवेयर। आगे आते हैं ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर, ग्रुप मतलब क्या हो जाएगा? समूह। तो समूह में कैसे होता है देखिए, यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इस कारण से इसे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। किसे? ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। यह वेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ऑनलाइन चैट, मेल, न्यूज़ ऐप, न्यूज़ ग्रुप या वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब क्या है? किस में आते हैं? ग्रुप वेयर। मतलब ग्रुप से ही हम क्या कर सकते हैं? जैसे चैटिंग कर रहे हैं तो चैटिंग भी ग्रुप में कर सकते हैं, वॉइस मेल कर रहे हैं तो ग्रुप में, हमारे पास कोई ग्रुप होगा उसमें वॉइस मेल भेज सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जैसे सभागार जो होता है उसमें एक बार में हजारों की संख्या में हम क्या कर दिए? जो भी संदेश है वहाँ तक पहुँचा दिए, ठीक है। तो ये तो रही ग्रुप वेयर। आगे बढ़ते हैं फर्मवेयर। अब फर्मवेयर क्या होता है देखिए, फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं कि फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या है वो? हार्डवेयर का मिश्रण होता है, ठीक है। वैसे तो सॉफ्टवेयर ही रहेगा जिसका प्रयोग क्या करेंगे हम? हार्डवेयर की जगह किया जा सकता है। किस सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग कहाँ करेंगे? जो फर्म सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जा सकता है। यह हार्डवेयर की बचत करता है। किसकी बचत करता है? हार्डवेयर की बचत करता है तथा उसके मूल्य में कमी लाता है। अब यहाँ पे देखो, हार्डवेयर क्या होता है? थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? उसकी कमी को दूर कर देगा और इसका जो मूल्य है वो कंपेयर करें हार्डवेयर से तो क्या हो जाएगा? सस्ता ही है, ठीक है। तो फर्मवेयर को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के निर्माण के समय रीस्टोरिंग किया जाता है, ठीक है। फर्मवेयर को क्या करते हैं? जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के जो निर्माण है उस समय क्या करेंगे? उसको रिस्टोर किया जाता है। रोम, प्रोम, प्रॉम मेमोरी में डाला गया सॉफ्टवेयर निर्देश फर्मवेयर का उदाहरण है। यदि कंप्यूटर में गुणा करने के लिए अलग से हार्डवेयर के बजाय जोड़ दिया जाए, मतलब गुणा करने के लिए अलग से हार्डवेयर के जगह क्या कर दिए? सॉफ्टवेयर जोड़ दिया जाए या सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, तो हार्डवेयर को बार बार जोड़ने का निर्देश सॉफ्टवेयर देकर गुणा का कार्य कर लिया जाता है। यह फर्मवेयर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्मवेयर आपको समझ आया होगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई गुणा करने के लिए अलग अलग हार्डवेयर को जोड़ते हैं, है ना भाई। एक सिंपल सा गुणा करना है, लेकिन गुणा करने के हम हार्डवेयर के थ्रू कर क्या करेगा? बहुत सारे उसमें हार्डवेयर को मिलाएगा वो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? टाइम भी जाएगा और जगह भी ज़्यादा लेगा उस सिस्टम में। तो उससे अच्छा क्या करेगा? जो फर्मवेयर उसको क्या करेगा? सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हम करेंगे। जैसे कैलकुलेटर रहता है किसमें?
किस में रहता है कैलकुलेटर? कंप्यूटर सिस्टम में। तो वहाँ पे भी कैलकुलेटर एक सॉफ्ट कॉपी में ही है आपके पास, ठीक है। तो फर्मवेयर क्या होगा? फर्मवेयर क्या होगा बताइए? एक सॉफ्ट कॉपी ही है, ठीक है, जिससे हम स्टोर करके रख सकते हैं कहाँ पे? अपने सिस्टम पे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, टेस्टिंग व डिबलिंग। टेस्टिंग व डिबलिंग, अब यहाँ पे देखिए टेस्टिंग व डिबलिंग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियां को बग्स, ठीक है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर में पाए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो कमी पाई जाती है उसको को बग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो भी हमारे पास प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ कमी है, तो उस कमी को या त्रुटि को क्या कहा जाता है? को बग्स। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? को बग्स कहा जाता है। इन त्रुटियों को एरर को ढूंढने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डिबलिंग कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो एरर दिखा दिया, तो एरर के समय उसको कोई ना कोई तो ठीक करेगा भाई, तो उसको क्या कहते हैं? डिबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबलिंग। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगर कहा जाता है। और इस टाइप से जो भी सॉफ्टवेयर तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है? डीबगर कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है। और जो भी वहाँ पे त्रुटि हमको मिलेगी उसको छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उससे हम क्या कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं, जिसे पैच कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? पैच कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाने के बाद उसे क्रियान्वित कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर अपने निर्धारित कार्य सही ढंग पूर्वक कर रहा है। इस प्रक्रिया को टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब टेस्टिंग क्या होगा, ध्यान सुनिए। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाने के बाद, कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या कर दिया? लिख दिया। उसके बाद क्या होगा? क्रियान्वित कर उसको सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। उसको क्रियान्वित कर क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे कि सॉफ्टवेयर अपने निर्धारित कार्य सही ढंग पूर्वक करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिंग। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रोग्राम की दो प्रकार की गलतियां पाई जाती है। कोई भी प्रोग्राम हो उसमें दो प्रकार की गलती तो पाई ही जाती है। पहला जैसे यहाँ पे देखते हैं सिंटेक्स की गलती। पहला क्या है? सिंटेक्स की गलती। तो प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा का अपना व्याकरण होता है जिसे सिंटेक्स रूल कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलती सिंटेक्स एरर कहलाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जैसे इम्पाइलर तथा इंटरप्रेटर सिंटेक्स इस ओर इंगित करता है तथा उनके होने पर भी प्रोग्राम क्रियान्वित हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रही क्या? सिंटेक्स की गलतियां। आगे देखिए, लॉजिक गणित की गलती। सिंटेक्स की गणित है, वैसी क्या है? लॉजिक गणित की गलती है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, सॉफ्टवेयर ने लॉजिक एरर प्रोग्राम क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली मशीन संभावनाओं पर विचार नहीं करने का परिणाम है। लॉजिक एरर के साथ ही प्रयोग काम करता है। इस प्रकार विशेष परिस्थिति में गलत परिणाम देने की संभावना बनी रहती है। लॉजिक एरर में किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता, अतः उनकी पहचान करना कठिन होता है। लॉजिक एरर की पहचान कर उसे ठीक करने व टेस्टिंग को डिबलिंग कहा जाता है। तो क्या कहेंगे इसको? डिबलिंग टीवी कहेंगे, ठीक है। तो ये तो था लॉजिक की गलती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कर्नेल। तो कर्नेल क्या होता है पहले देख लेते हैं, है ना। यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारिक है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? मूल बिंदु या आधारिक संरचना वाला भाग है, ठीक है। आधारिक संरचना वाला भाग है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। कर्नेल कई बार एग्जाम में पूछा गया, कर्नेल क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे दिया रहेगा, यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारिक संरचना वाला भाग है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, ऐसा ऑप्शन दे देगा। या फिर इसी को क्वेश्चन बना देगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारिक संरचना वाला भाग है जो सॉफ्टवेयर तथा
हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, कर्नेल जो रहेगा उसको आप सही आंसर में टिक लगाइए। मतलब कर्नेल जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है तथा उपकरणों का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। और जो भी उपकरण है उसका प्रबंधन क्या करेगा, उसका मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है। कौन करता है, कर्नेल। ठीक है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल पर आधारित होता है। पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पर आधारित है, कर्नेल पर। इसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नेल को ही क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड कहा जाता है। याद रखिएगा, कर्नेल को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड। ठीक है, SC। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है बायोस। तो बायोस क्या होता है, देखिए बायोस का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। बायोस मतलब बी से क्या हो जाएगा, बेसिक। बी से क्या हो जाएगा, बेसिक। आई से हो जाएगा इनपुट, ओ से हो जाएगा आउटपुट और एस से हो जाएगा सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट मीन्स बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो क्या लिखोगे आप लोग, बायोस। ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, तो क्या होगा इसका आंसर, बेसिक आउटपुट या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, देखते हैं इसमें, यह एक सॉफ्टवेयर है। अभी तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े तो निश्चित ही वो सॉफ्टवेयर ही होगा, है ना, जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप में निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। जो बायोस होता है उसे क्या करते हैं, मदरबोर्ड में जो स्थायी रोम चिप बनता है, स्थायी रोम चिप मतलब नॉन वॉलेटाइल रोम चिप के निर्माण के समय ही उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर। जब बनाते हैं कंपनी कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम को बनाती है, उसी टाइम में इसको क्या कर देते हैं, वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है या उसी टाइम उसको लगा दिया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता और जो बायोस है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो तो जब कंपनी बनाई है उस टाइम से लगा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन किया जाता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी कंप्यूटर को या कोई भी लैपटॉप को ऑन करते हैं तो बायोस क्या करेगा, पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करेगा। जो भी हम पासवर्ड डालते हैं या जो भी हार्डवेयर है उसकी क्या करेगा, वो जांच करेगा तथा स्वतः ही बूटिंग प्रक्रिया शुरू कर देगा। और क्या करेगा, वो स्वयं से बूटिंग की क्रिया को क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब बूटिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अगला टॉपिक हमारा बूटिंग से संबंधित ही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, खुद से क्या करेगा, बूटिंग की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वह बायोस फेरिफेरल उपकरण जैसे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस की जांच करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। ये भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, और बायोस फेरिफेरल उपकरण जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जांच करता है। किसकी जांच करता है, बायोस फेरिफेरल उपकरणों जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जांच करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो तो आप तक आसानी से पहुंचे। अब नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट। पोस्ट तो आप जानते हो, पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट नहीं है, पोस्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या है देखेंगे, जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है, जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम यहाँ पे क्या किए, ऑन किए। क्या किए, ऑन। जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है बायोस स्वतः ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरण, ठीक है, जैसे ही क्या किया जाता है, कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, बायोस स्वतः ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरण जैसे मेमोरी। ठीक है, बायोस क्या करेगा, स्वतः ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरण जैसे मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्डवेयर, वीडियो डिस्प्ले कार्ड तथा अन्य हार्डवेयर की जांच करता है। कौन करता है, पोस्ट। ठीक है, जितना भी वहाँ पे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सब चीज़ का जांच क्या करेगा, पोस्ट का काम है, वो जांच करेगा तथा उन्हें उपयोग के लायक बनाएगा। और क्या करेगा, उसको उपयोग के लायक बनाएगा। इसे पोस्ट कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बूटिंग प्रक्रिया का ही एक भाग है। ठीक है, जैसे हम पावर ऑन करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो फिर से चालू हो जाएगा, तो वो भी एक बूटिंग ही है। ठीक है, वो भी क्या है, वो एक बूटिंग है, वो भी एक बूटिंग की प्रक्रिया ही है। इस दौरान हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ी पाए जाने पर उसे स्क्रीन में प्रदर्शित भी
किया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ को हम सॉल्व करते रहते हैं या कोई भी चीज़ हम सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं, तो कोई भी गलती होता है क्या हो जाता है, वहाँ पे स्क्रीन पर सामने शो हो जाता है कि भाई आप आगे यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको पूरा करिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो रहा आपका पोस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट हम बूटिंग पर। ठीक है, बूटिंग इसमें था। और बूटिंग क्या होता है देखिए, अब कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी रैम चिप में डाला जाता है। ठीक है, ध्यान समझिए, कंप्यूटर को क्या किया, ऑन किया। ठीक है, अब बायोस जो है वो क्या करेगा, स्वयं से काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे क्या करेगा, वो द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालेगा। ठीक है, तथा सॉफ्टवेयर को उपयोग के लायक बनाएगा। और जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहेंगे, उपयोग के लिए वो या उपयोग के लायक बनाएगा या बनाता है। इसे बूटिंग या बूट ट्रैप्स कहा जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, बूटिंग या बूट ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा बूटिंग में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने पर बूटिंग प्रक्रिया पुनः चालू हो जाती है। ठीक है, कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, जो बूटिंग की प्रक्रिया है वो फिर से चालू हो जाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच करती है। बूटिंग के दौरान क्या करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच करेगा, साथ ही हार्डवेयर संबंधित आवश्यक जानकारी तथा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम व संस्करण कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं करते। ठीक है, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट हो मतलब क्या हो जाएगा, वो फिर से बूटिंग होने लगेगा और फिर वो चालू हो जाएगा। तो बूटिंग के दौरान कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच की जाती है, साथ ही हार्डवेयर संबंधित आवश्यक जानकारी तथा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम व संस्करण कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो रही बूटिंग। जैसे हम मोबाइल में ही देख रहे हैं, मोबाइल में क्या करते हैं, बूट करो बोलते हैं ना, मतलब कुछ कुछ वायरस रहता है या कहीं पे फालतू एप्लीकेशन रहता है जिसका हम यूज़ नहीं करते रहते हैं, वो सब क्या हो जाता है, उड़ जाता है। कब, जब हम बूटिंग करते हैं। तो आगे देखते हैं। अब आते हैं कोल्ड बूट। कोल्ड से आप क्या समझते हैं, कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, ठंडा। तो कोल्ड बूट का मतलब क्या है, यहां पे देखिएगा, एक मिनट ना, कोल्ड बूट निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए कोल्ड बूट। तो जब किसी बंद कंप्यूटर का पावर या स्टार्ट बटन दबाकर चालू किया जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर बंद है, ध्यान से समझिए, कोई कंप्यूटर क्या है यहाँ पे अभी ऑफ है, क्या है, ऑफ है ना, कोई कंप्यूटर बंद है, तो कंप्यूटर बूटिंग की प्रक्रिया कोल्ड बूट कहलाएगी। तो वहाँ पे कंप्यूटर बंद है और जो भी प्रक्रिया वहाँ पे होगी तो वो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूट। बंद है और अब बोलोगे कि बंद है और कैसे बात कर रहे हैं कि बंद है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बूटिंग हो रहा है। तो भाई बंद में भी बूटिंग हो सकता है क्योंकि अंदर में और छोटे से बैटरी लगी होती है, उसमें उसका काम चल जाएगा। ठीक है, जब किसी चालू कंप्यूटर पर रीसेट बटन दबाते हैं तो पहले कंप्यूटर की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है और इसके बाद बूटिंग प्रक्रिया शुरू की जाती है। अतः इसे कोल्ड बूट कहा जा सकता है। इसे भी क्या कहा जा सकता है, कोल्ड बूट। जैसे कोल्ड बूट क्या होगा, मतलब बूटिंग कराना है। जैसे कोई भी चीज़, कोई कंप्यूटर बंद है, अब बंद है तो क्या करेंगे, हम उसको चालू करेंगे, क्या करेंगे, चालू करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोल्ड बूट। ठीक उसी प्रकार जब हम कंप्यूटर को रीसेट करते हैं, ये तो हमने ऑफ किया डायरेक्ट, है ना, ऑफ करके क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो आ गया। लेकिन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब ऑफ ऑन ना करके क्या करेंगे, डायरेक्ट रीस्टार्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कंप्यूटर का जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बंद कर दी जाएगी और इसके बाद जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है, अतः इसे भी कोल्ड बूट कहा जाता है। उसके बाद जो भी बूटिंग की प्रक्रिया होगी उसे ही क्या कहा जाएगा, कोल्ड बूट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कोल्ड बूट। आगे बढ़ते हैं, वार्म बूट। अब वार्म मतलब क्या हो जाएगा, गर्म। जब पहले से चालू ऑन कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना पुनः बूट कराया जाता है तो इसे वार्म बूट कहते हैं। ठीक है, वार्म बूट क्या होगा, जब पहले से चालू कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना पुनः बूट कराया जाता है। पावर सप्लाई को बंद नहीं कर रहे लेकिन हम क्या कर दें, इसको बूट करा दिए, तो इसे वार्म बूट कहते हैं। ठीक है, वार्म बूट। और इससे पहले क्या देखे थे, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट में क्या हो रहेगा, बंद रहेगा, उसके बाद बूटिंग कराते थे। लेकिन वार्म बूट में क्या हो जाएगा, वो कंप्यूटर चालू रहेगा, ठीक है, और बूटिंग की क्रिया को कराएंगे तो इसे वार्म बूट कहेंगे। तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, वार्म बूट कहेंगे। कीबोर्ड पर कंट्रोल आर्ट प्लस डिलीट बटन को एक साथ दबाकर रीस्टार्ट कमांड पर क्लिक किया जाता है या क्लिक कर वार्म बूटिंग की प्रक्रिया को शुरू की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल
प्लस आल्ट प्लस डिलीट, मतलब ये तीन चीज मिला है ना। तो कंट्रोल प्लस आल प्लस डिलीट बटन को एक साथ दबाकर रीस्टार्ट कमांड पर क्लिक करें तो वार्म बूटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, पूरे एक साथ बटन को दबा दिए और रीस्टार्ट की कमांड पर क्लिक करके वार्म बूटिंग की प्रक्रिया को चालू कर दिए। जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अब यहाँ पे देखिए, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो किसी कमांड के परे प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसे वार्म बूट की ज़रूरत होती है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ को यूज़ करते हैं लेकिन वो उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, कोई हमको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको वार्म बूट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस टाइम उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वार्म बूट की, क्योंकि जब तक जब तक क्या नहीं होगा यहाँ पे बूटिंग नहीं होगा। ठीक है, अब बूटिंग भी कैसा होगा यहाँ पे बताइए, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट बटन को जब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रीस्टार्ट होगा। क्या रीस्टार्ट होगा, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और जैसे ही हम क्लिक पर वार्म बूटिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे कंप्यूटर हैंग हो जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी, जब हम क्या करेंगे, इसमें रीस्टार्ट की बटन दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, वार्म बूटिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जब हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होगा, हैंग हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी कमांड से परे प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब किसी भी कमांड से हम क्या करते हैं उसमें कोई क्रिया नहीं होता, तो उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, या उस कंडीशन को ही क्या कहेंगे, वार्म बूट। ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, वार्म बूट। कब, जब उसमें क्या हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वार्म बूट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिवाइसर ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर। अब यहाँ पे देखिए, डिवाइस ड्राइव क्या होता है, कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है। कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर द्वारा ही निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है। किसी विशेष हार्डवेयर को निर्देशित व नियंत्रण करने तथा उसका उपयोग लायक बनाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइव कहलाता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होगा उस हार्डवेयर का क्या कहलाएगा, डिवाइस ड्राइव कहलाएगा। डिवाइस ड्राइव किसी पेरिफेरल उपकरण जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि को कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़ता है तथा संवाद प्रतिस्थापित करने में योग्य बनाता है। कौन, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी में देखिए, कंप्यूटर के साथ साथ बाहर से जोड़े जा सकते हैं या जोड़े जा सकने वाले किसी भी उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा आदि का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में उसी उपकरण का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। एक ही उपकरण का अलग अलग हार्डवेयर निर्माता कंपनी का डिवाइस ड्राइवर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर के साथ साथ बाहर से जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के साथ बाहर से जोड़े जा सकने वाले किसी भी उपकरण जैसे कीबोर्ड, बाहर से क्या जोड़ सकते हैं हम, कीबोर्ड को जोड़ सकते हैं, माउस को जोड़ सकते हैं, प्रिंटर को जोड़ सकते हैं, स्कैनर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो कैमरा है, वेब कैमरा लगे उसे जोड़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट जोड़ दिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर में उस उपकरण का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो चलेगा। ठीक है, हम जोड़ तो दिए लेकिन डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालेंगे तभी वो चलेगा। एक ही उपकरण का अलग अलग हार्डवेयर कंपनी क्या कर सकती है, अलग अलग डिवाइस ड्राइवर बना सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अतः डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ सीडी रोम में उपलब्ध कराया जाता है। आजकल विभिन्न हार्डवेयर कंपनी के अलग अलग उपकरणों के डिवाइस सॉफ्टवेयर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंस लोड कर दिया जाता है। इस कारण जब कोई नया हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं उपकरण को संबंधित ड्राइवर सॉफ्टवेयर से जोड़कर कंप्यूटर हार्डवेयर के अनुसार संयोजित कॉन्फ़िगरेंस कर लेता है। इस व्यवस्था को प्लग एंड प्ले डिवाइस कहा जाता है। अगर किसी हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध नहीं है तो कंप्यूटर उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर लोड करने की सूचना देता है। ठीक है, आगे बढ़िए, यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पे देखिए, यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यूज़र इंटरफेस क्या हो
देखिए ध्यान से समझिएगा, यूज़र इंटरफेस क्या होगा। यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच, यूज़र इंटरफेस यूज़र तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध, कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था को यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। कंप्यूटर और किसके किसके बीच, एक तरफ कंप्यूटर और एक क्या रहेगा, जो उपयोग करता है ना, यूज़र। तो इन दोनों के बीच जो अंतः संबंध है उसे ही क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, यूज़र इंटरफेस कहेंगे, या उसी को यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। इसके लिए या इसके जरिए उपयोगकर्ता कंप्यूटर की आवश्यक निर्देश है तथा कंप्यूटर उन दिशाओं का पालन कर परिणाम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके जरिए उपयोगकर्ता का कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देता है। उपयोगकर्ता जो है कंप्यूटर का क्या करेगा, आवश्यक निर्देश देगा तथा कंप्यूटर उन निर्देशों का पालन कर परिणाम में प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे यूज़र इंटरफेस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला हम देख पा रहे हैं लाइन कमांड इंटरफेस, पहला क्या देख पा रहे हैं, लाइन कमांड इंटरफेस। और उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो पहले हम क्या देख लेते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें कंप्यूटर को लिखित कमांड टाइप कर निर्देश दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को लिखित कमांड देकर निर्देश दिया जाता है, अतः उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न कमांड याद रखने की, ठीक है, जो विभिन्न कमांड है उसे याद रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो डॉस है वो क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर, हमने देखा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI में, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विभिन्न कमांडों को लघु चित्र या प्रतीक चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, इन्हें आइकन कहते हैं। उपयोगकर्ता को विभिन्न कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। जो उपयोग करता है उसे विभिन्न बहुत सारे कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकॉन मेनू तथा विंडो के माध्यम से प्रदर्शित कमांड की कीबोर्ड या माउस द्वारा क्लिक कर उसे कमांड की क्रियान्वयन या क्रियान्वित करवा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि कोई भी चीज़ है, जैसे अपन कोई एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उपयोगकर्ता को विभिन्न कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल रहा है ना, क्या चीज़, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो भाई याद नहीं रखने की जरूरत नहीं तो करेगा क्या, तो इसके लिए क्या है, जो उपयोग करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकॉन मेनू तथा विंडो के साथ से प्रदर्शित कमांड को कीबोर्ड या माउस द्वारा क्लिक कर उस कमांड को क्रियान्वित करवा सकता है। इस तरह GUI कंप्यूटर की उपयोग आसान बनाना है। विंडोज़ तथा लिनक्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। भाई लाइसेंस तो सभी जानते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना, और कुछ का लाइसेंस हो गया, वैसे ही क्या होगा, सॉफ्टवेयर के लिए भी लाइसेंस है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है जो कुछ शर्तों के अधीन या किसी अन्य शर्त के सॉफ्टवेयर के उपयोग या वितरण कानून अधिकार प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर पर नियमों के अनुसार स्थापित कानूनी आधार सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कहलाता है। कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का प्रयोग, उसका वितरण या उसमें परिवर्तन करना सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रही सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात। आगे आते हैं इंस्टॉल या अनइंस्टॉल। अब इंस्टॉल क्या होता है और अनइंस्टॉल क्या होता है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन में करते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन को अच्छा नहीं लगा तो अनइंस्टॉल कर दिए। और इंस्टॉल मतलब क्या होगा, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, है ना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो वो सब क्या करता है, इंस्टॉल कहलाते हैं। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। तो किसी सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोर मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना ताकि वह प्रोग्राम उपयोग के लिए तैयार हो सके।
ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोग्राम कहलाता है, उसे ही क्या कहते हैं, इंस्टॉल प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। स्टार्ट मेनू पर रन विकल्प द्वारा या सेटअप एक्स फाइल चलाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। दूसरे तरफ सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में हटाना अनइंस्टॉल प्रोग्राम कहलाता है। यह आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम अब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है। ये हमारा टिप्स है कि एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे टिप्स प्रोग्राम की सब रूटीन प्रोग्राम को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, तो ये तो रही हमारी कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ताकि नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से और सभी इसका तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।